बहुत सुना आपने दिल्ली दंगों के बीच, उससे पहले शाहीन बाग के धरने के समय और उससे पहले जेएनयू, जामिया, जो कुछ भी हुआ दिल्ली में, उसमें आपने बहुत सुना, बहुत देखा। उंगलियां दोनों तरफ से उठाई जाती रही कि इसने उकसाया, इसने भड़काया, इस कारण दंगे हुए, इसीलिए लोग भड़के, इसीलिए सड़क पर निकले, इसीलिए सड़क जाम हुआ, इन्होंने खुलवाया। लेकिन ये हेट स्पीच क्या है, ये जानने की कोशिश आज हम करेंगे। हमारे साथ यहां पर इस समय स्टूडियो में माननीय मेहमान मौजूद हैं। हम एक एक करके आपसे परिचय कराते हैं क्योंकि ये पूर्व जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। सबसे पहले स्वागत कीजिए जस्टिस जसपाल सिंह का। उनके साथ जस्टिस विजेंद्र जैन जो कि पूर्व चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रहे हैं। साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एसआर सिंह और जस्टिस जगदीश चंद्र गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सर, दरअसल ये एक ऐसा पेचीदा सवाल है जो सबके मन में उठता है। बार बार हम देखते हैं कि न्यायपालिका की तरफ से यह भी कोशिश की जाती है कि अगर हेट स्पीच है तो हेट स्पीच के कानून को थोड़ा कड़ा तो कर दो ताकि कोई कार्रवाई हो सके, क्योंकि दशक पर दशक बीत जाते हैं लेकिन होता वही है। कुछ राजनेता आते हैं, भड़काने वाली बातें करते हैं। हम विस्तार से ये सारी चीजें समझे उससे पहले मुझे लगता है सर कि हम एक एक करके ये सारे बयान सुनते हैं और आप सबकी राय उस पर जानते हैं। पहला बयान उस शख्स का जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद मचा है, खींचतान मची है, अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है और वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय, माता की जय, मातरम। ये बात सुनी आपने, सुनी तो आपने पहले भी होगी सर। जस्टिस सिंह, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं, ये क्या हेट स्पीच के लिए क्वालिफाई करता है? देखिए, हेट स्पीच की कोई डेफिनेशन तो है नहीं जी, ना कानून में ना ही आम बातचीत में। अब वो गालिब ने एक शेर कहा था कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो उन्हें तू से भी एतराज़ था। हाँ। लेकिन यहाँ देखना ये है कि हर हेट स्पीच सेडिशन नहीं है जी, ज़रूरी नहीं है कि वो सेडिशन हो, लेकिन आया उस हेट स्पीच से कुछ ऐसे हालात पैदा हुए जिससे कि 50 आदमी मर जाएं, करोड़ों की जायदादें जल जाएं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वरना ये पर सी अगर देखा जाए तो ये एक धमकी भी है और एक चेतावनी भी है पुलिस को कि देखिए आप कुछ एक्शन लीजिए वरना हम कुछ करेंगे। टू दैट एक्सटेंट अगर ये देखा जाए तो शायद ये विद इन द एम्बिट ऑफ जो सेडिशन है, यहाँ एक उकसाहट है कि आप कानून को हाथ में लो और ये शायद ना आए। लेकिन क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, किस नीयत से कहा गया और क्या हुआ फिर, अगर इन सबको हालात को देखा जाए तो ये खतरनाक स्पीच है। मैं थोड़ा सा एक मुख्तलिफ राय रखता हूँ। ये जो आपने स्पीच दिखलाई है जी, और जो ब्रदर जसपाल सिंह साहब ने भी कहा, ये स्पीच तो हेट स्पीच नहीं है। किसी भी तरीके से किसी भी उस पर टच स्टोन पे देखा जाए तो ये एक वार्निंग है कि आप यहाँ से खाली करवा दीजिए, पुलिस को कह रहे हैं खाली करवा दीजिए वरना हम दोबारा आएंगे। तो एक तरह से थ्रेट है कि हम दोबारा आएंगे। पर ये परसी ये टुकड़ा जो है स्पीच का, ये हेट स्पीच की किसी भी डेफिनेशन में नहीं आ सकता। डराने के लिए तो आ सकता है, ये कह सकते हैं कि इस स्पीच से एक डर पैदा हो सकता है, आकर के हम इसको रिटेलिएट करेंगे। पर मेरे ओपिनियन के अंदर ये इटसेल्फ
हेट स्पीच नहीं है। सर, मैं जस्टिस सिंह और जस्टिस विजय जैन से एग्री करता हूं कि कपिल मिश्रा के इस बयान में हेट स्पीच तो नहीं कर सकते। हाँ। आप यह कह सकती हैं कि इनकी भावनाओं को उभार रहे हैं और भावनाओं को उभार करके या लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ये इसको बंद नहीं करते तब ट्रंप के जाने के बाद हाँ, इसका एक्शन लेंगे। उकसाने वाली स्पीच मानेंगे आप इसे? हाँ, उकसाने वाली, कुछ उकसाने वाली भी नहीं, एक तरह की वार्निंग, जी, एक वार्निंग इनके दे रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाओ, और नहीं हटते हैं तो फिर हम जो है आगे की जो कार्रवाई वो अपने हाथ से करेंगे, पुलिस नहीं करती तो हम करेंगे। मतलब कि एक तरह का दूसरा उनके खिलाफ काउंटर एक्शन लेंगे। अच्छा, ये इसमें है कोई हेट माने कि घड़ा है किसी धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, उनको किसी की भावना उजाओ कि साहब ये जैसे धार्मिक भावना उभार करके कि साहब ये गलत है, हाँ, इस्लाम गलत है, राम गलत है, अल्लाह गलत है, हाँ, इस तरह कोई बात हेट की स्पीच की नहीं है। ये इसको उभारने की बात है, हाँ, और एक तरह की वार्निंग है कि आप यहाँ से ये जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उसे खाली करवाए। उसको खाली करवा लीजिए। जस्टिस गुप्ता। मैं ब्रदर जस्टिस एसआर सिंह साहब और उसे एग्री करता हूँ, लेकिन साथ के साथ केवल जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उनके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हेट स्पीच को अमाउंट करेगा या नहीं करेगा। ये देखा जाएगा कि किन सर्कमस्टांसेस में ये भाषण दिया गया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, वो जब तक सामने ना आए जब तक इसको ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये हेट स्पीच नहीं है, न ये कह सकते हैं कि हेट स्पीच है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस रिलेट करना होगा कि इसके इस स्पीच के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, हाँ, और किन सर्कमस्टांसेस में ये स्पीच दी गई, तभी इसको हेट स्पीच करके हम उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। और उकसाने वाली चीज जो होती है वो इस श्रेणी में नहीं आएगी। नहीं, आप इसे उकसाने वाला मानेंगे उकसाने या आप वाला भी है, धमकी ही लेकिन मैंने मानेंगे? बताया ना जी। कि सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, उस उकसाने का रिजल्ट क्या हुआ, जी, क्या उसने कोई राइट्स में तब्दील हुआ इस स्पीच के बाद, उकसाने के बाद। जी। और इसमें सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है कि क्या सिर्फ एक नेता थे जिनकी तरफ से यह बयान आया? क्योंकि जब कपिल मिश्रा का मामला अदालत तक ले जाया गया तो दूसरे पक्ष ने उन सारे बयानों को अदालत तक ले जाने की कोशिश की जो सारे बयान दिए गए थे, और जिसका जिक्र यहां पर हो रहा है कि एक परिप्रेक्ष्य में उसे देखना होगा, एक पर्सपेक्टिव में उसे देखना होगा। तो अगली स्पीच क्या इसके लिए क्वालिफाई करती है या नहीं, सोनिया गांधी ने क्या कहा है, उस पर क्यों खींचतान मची है, जरा वो देख लेते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करें। किसी भी व्यक्ति, समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज वही वक्त आ गया है, देश को बचाना है तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा। इस पार या उस पार, इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा तकरार, क्या ये क्वालिफाई करता है लोगों को उकसाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, मेरी नज़र में ये सिर्फ ये है कि आप उठिए और एजिटेट कीजिए, यू रेज योर वॉइस कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसके लिए इकट्ठे हो जाइए और बाहर आइए और आवाज़ उठाइए। इससे ज़्यादा इसका और कोई मतलब नहीं है। और कोई मतलब नहीं है। जस्टिस जैन, ऐसा है, ये जो स्पीच है हमको परिप्रेक्ष्य है एक राजनीतिक पार्टी की नेता वो एक आह्वान कर रही है कि डिसाइसिव समय है, खड़े होइए, आर पार की लड़ाई है। तो ये तो बिल्कुल किसी भी तरह से कोई हेट स्पीच में नहीं आएगा। ये तो अपने, अब जो उनकी बात सुनते हैं वो खड़े हो जाएंगे, जो उनकी बात नहीं सुनते नहीं खड़े होंगे। तो यही चीज क्या कपिल मिश्रा के लिए नहीं कही जा सकती थी? हमने तो कहा कपिल मिश्रा की जो स्पीच थी, हाँ। वो आपके हिसाब से ये दोनों नहीं क्वालिफाई कर कोई दोनों में से कोई हेट स्पीच नहीं है मेरे हिसाब से। एक सड़क पर जाने के लिए कह रहे हैं जस्टिस सिंह, और एक तरफ कहा जा रहा है कि सड़क खाली करो।
ये सिर्फ उसी संघर्ष, न्याय हमारा सिर्फ उसी संघर्ष से न्यायपालिका उसे देखेगी? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मैडम सोनिया गांधी की जो स्पीच है वो CAA के खिलाफ जी, सीए हेट स्पेस की कोशिश कर रही हैं जी, कि CAA के खिलाफ जो है एक घृणा फैलाओ। हाँ, उस संवैधानिक जो कानून बना है उसके खिलाफ ये इसमें हेट का कुछ नज़रिया है। मेरे ख्याल से ऐसा बनता है। अगर उस कंटेक्स्ट में न होता तब तो बात नहीं थी, लेकिन चूंकि ये CAA के परिप्रेक्ष्य में कर रही हैं, आर पार की लड़ाई कर रही हैं, तो इसमें हेट मुझे मेरे समझ में आ रहा है। अच्छा, मुझे एक टिप्पणी सर खाली करना चाहूंगी आप सबकी इजाजत से, वो ये कि जब पैनल बैठते हैं इस तरीके के और एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो बड़ी लड़ाई सी छिड़ जाती है। मुझे लगता है कि पूरे देश को न्यायपालिका से सीखने की जरूरत है कि 4 जजों की बेंच पे भी अलग अलग राय आए लेकिन शांति से आए। ऐसे ही होना चाहिए देश में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अभी ब्रदर जस्टिस सिंह ने कहा उसमें उनका एक नज़रिया है जी, CAA। अब एक नज़रिया है लोगों का कि वो जो कि शायद डिस्क्रिमिनेटरी है, हाँ, एक नज़रिया है कि वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। जी, अब इस चीज़ को आराम से बैठ करके बातचीत करके अपनी आवाज़ रेज करने का लोगों को जमहूरियत के अंदर अधिकार है, अधिकार है और उसे सुनना भी चाहिए। उसको। और डेमोक्रेसी का ईसेंस है टॉलरेंस। जी, अगर कोई हमारे जो हमारा मत है उसके विरोध के अंदर कोई विचार रख रहा है तो हमारा डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट ये होता है कि हम उसकी बात को सुने। जी, तो उसको ये नहीं लेना चाहिए कि ये मेरे खिलाफ है या कुछ। यही मैं कह रही हूँ कि जो अपनी न्यायपालिका से ये चीज सीखने के लिए है कम से कम हम सबको। सर, सोनिया गांधी की स्पीच पर मुझको भी नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है, जी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर चीज़ का, हर भाषण का ये देखना पड़ेगा कि किस संदर्भ में हाँ, वो बयान दिया गया, नहीं CAA के संदर्भ में इसे देखें संदर्भ तो? में दिया गया है अगर जी, तो इसमें ये परिप्रेक्ष्य नहीं है। उनका तात्पर्य ये नहीं है कि आप आके सड़कों पर लड़ाई करें। उनका सिर्फ ये है कि मेरा मत ये है कि मैं इसके विरुद्ध हूँ। जी, आर पार की लड़ाई का मतलब ये हो सकता है कि भाई मैं इससे एग्री नहीं करती, आप मेरे साथ आइए। जी, ये एक्साइटमेंट नहीं है कहीं, ये उनका कोई बढ़ावा देने का नहीं है कि आप इसमें उपद्रव करें। ये अलग अलग क्या क्या हो सकते हैं इसके मायने, वो सारी चीजें हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब वो बयान जो दिल्ली चुनाव से पहले जो एक नारे के तौर पर दिया तो गया था शायद 3 या 4 बार, लेकिन आज भी अनुराग ठाकुर के कानों में गूंजता होगा। आइए सुनते हैं अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, 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 देश के गद्दारों को। तो अनुराग ठाकुर ने तो बहुत अच्छे से कहा कि मैंने तो सिर्फ देश के गद्दारों को कहा था, सामने से दूसरी आवाज आई थी। ये क्वालिफाई करता है या नहीं? देखिए, इसमें एक चीज़ है। हाँ, मैं कह रहा हूं देश के गद्दारों को, 200 आदमी खड़ा है वहां, उन्हें एक ही आवाज में वो ये कह रहे हैं गोली मारो सालों को। इसका मतलब ये है कि पहले बताया गया है कि मैं ये नारा मारूंगा, इसका रिस्पांस ये होना चाहिए। वरना 200 में से 100 ये भी कह सकते थे कि जेल में भेजो सालों को, जी, या आवाज भी बंद कह करो सकते सालों, कोई भी हो सकता। जी, 200 का 200 या 300 आदमी कह रहे गोली मारो सालों को। इट शोज दैट इट वाज डिसाइडेड अर्लियर कि ये नारा मारा जाएगा, इसका ये जवाब दिया जाएगा। अब क्या हक है साहब आप गोली मारो? आप कौन होते हैं? एक दूसरी चीज ये है कि आप गद्दार कौन है? हाँ, गद्दार तो वो भी है जिसकी वजह से इतने आदमी मर गए, वो भी देश का गद्दार है। तो ये पॉजिटिवली इट इज एन इंसाइटमेंट टू वायलेंस। दे हैड नो राइट टू इट। ही इज पॉजिटिवली 100% इन माय व्यू गिल्टी। जस्टिस जैन।
मेरे को तो ये जो अभी मैंने क्लिप देखा, मैं सोच नहीं सकता कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार में शायद ये मंत्री हैं, जी मंत्री, वो ऐसी बात और ऐसा नारा दे सकते हैं। कुछ भी हो, बिल्कुल ठीक कहा ब्रदर जसपाल सिंह ने, ना तो इनके पास अधिकार है गोली मारने का, कौन गद्दार है ये भी नहीं डिसाइड कर सकते, तो किसके लिए बोल रहे हैं? इतना इररिस्पॉन्सिबल भाषण जो दिया, जो नारा दिया, ये है हेट स्पीच जो टोटली कंडेमनेबल है। हेट स्पीच के कैटेगरी में तो आता है, किसी को गद्दार कह देना, तो गद्दार को गोली मारो, इस तरह का नारा लगवा देना, तो इसमें बड़ी हेट्रेड पैदा होती है। जो लोग इस विचारधारा के नहीं हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि इनको गोली मारो, तो इस तरह के हिंसा फैलने का डर रहता है इसमें। और ख़ास करके ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा जाना जो एक मतलब किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर पदासीन हो, वो इस तरह की बात कहेगा तो उसका जो आम आदमी पर असर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की स्पीच नहीं देना चाहिए, और दिया है तो हेट स्पीच में आता है, आना चाहिए उसे। और मैं आपको इसका एक दृष्टिकोण और भी है जो मैं महसूस करता हूँ और बहुत संजीदगी के साथ, ये इन्होंने संविधान को, उसकी अक्षमता को कायम रखने की शपथ ली हुई है एज ए मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। जिसने शपथ ली हो संविधान को, वो ऐसी बात कर सके, हमारी समझ में नहीं आया। श्वेता जी, आपने इसमें एक बार क्लिप दिखलाया है जी कि इन गद्दारों को गोली मारो, ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा? ये पूरा भाषण नहीं हमको सुनने को मिला। अच्छा, संदर्भ से क्या इसके मायने बदलेंगे? जहां जब पर तक पूरा भाषण न सुना जाए, किस संदर्भ में उन्होंने किनको गद्दार कहा और किनके लिए गोली मारने को कहा, जब तक ये पूरा भाषण सामने नहीं आता, तब तक इस पर मैं अपनी कोई राय देना उचित नहीं। और क्या वो इस बात से बच सकते हैं जो अपनी दलील देते हैं कि मैंने तो सिर्फ देश के गद्दारों को कहा था, या नहीं? जी, देश के, तभी तो मैंने कहा था ये पूरे भाषण से पता लगेगा तो उनका तात्पर्य क्या था, किस वजह से उन्होंने कहा था। क्या उन्होंने ये कहा था कि सीए का जो अपोजिशन कर रहे हैं उनको गोली मारो? अगर उस संदर्भ में कहा था, जरूरी हेट्रेड स्पीच है। लेकिन अगर किसी और तात्पर्य के संबंध में कहा, मान लीजिए वो इस तात्पर्य में कहें कि जैसे शर्जील इमाम का मामला उस टाइम बहुत हुआ था कि चिकन स्नैक को काट कर कैसे अलग किया जा सकता है, तो उन वैसे लोगों को अगर वो कहें तब भी क्या जस्टिफाइड है, जो कि अभी कानून में जिन पर मामला चल रहा है? अब हम अपने अगले बयान की तरफ बढ़ते हैं। जो बयान आ रहा है ओवैसी बंधुओं की तरफ से, हमेशा अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ यह कहा जाता है कि वो बहुत ही ऐसे बयान देते हैं जिनको सीधे सीधे हेट स्पीच कहा जाता है। कभी कभी असदुद्दीन ओवैसी जो कि उनके सांसद भाई हैं वो भी कहते हैं, लेकिन इन दोनों की तरफ से क्या बयान आए हैं एक बार सुनते हैं। कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम? मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है। तुम्हारी नजर में असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है। मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में हैं कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं। मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। अरे आज लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। असदुद्दीन ओवैसी अगर जवाब देते हैं गोली मारने का कि हाँ मैं तैयार हूं और एक छाती नहीं कईयों को खड़े कर देंगे, ये सिर्फ जवाब के तौर पर देखा जाए या फिर
उकसावे के तौर देखिए, अनुराग ठाकुर जी ने जब बात की पे। जी गद्दार को गोली मारो, हाँ तो माफ कीजिए उसका मतलब क्या था? कौन है गद्दार? जी पॉजिटिवली ही वाज अटैकिंग, एज आई फील, हाँ मुस्लिम कम्युनिटी, और कोई नहीं। उसके दिमाग में स्वाय इसके और कुछ नहीं है। अगर ये है तो उसका एक रिएक्शन है। उसका रिएक्शन ये है कि मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं गद्दार हूँ, यानी आई एम ए मुस्लिम, मुझे मार दो गोली। इसमें क्या बात है? ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है। इसमें देर इज नथिंग जो ये कहा जाए कि एक हेट स्पीच है। ही इज रिएक्टिंग टू इट, ही इज नॉट स्प्रेडिंग हेटरेट, नॉट एट ऑल। उसने ये नहीं कहा कि अनुराग ठाकुर को गोली मार दो। यहाँ जो गोली मारने का नारा मार रहे थे उन्हें गोली मार दो, वो तो ये कहता मार दो मुझे, टेकिंग हिमसेल्फ टू बी दी गद्दार। तो ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन इट। और साथ में दोनों में कुछ नहीं है। एक तो ये कह रहा है कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा, ये तो और हमारे नेशनलिज्म। पूर्वजों ने यहाँ पर हुकूमत की है। हाँ, हमने की है, इसमें ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये हुकूमत की है मतलब उन्होंने। हम असदुद्दीन ओवैसी में ये अजम्पशन नहीं देखेंगे कि वो मुस्लिम्स को बोल रहे हैं। नहीं, ही इज टॉकिंग अबाउट इट, टेकिंग इट कि अनुराग ठाकुर वाज रेफरिंग टू मुस्लिम कम्युनिटी एंड ही इज रिएक्टिंग टू इट कि एज ए मुस्लिम आई एम ए नेशनल, मार दो मुझे गोली। देखिए, बहुत सारी चीज़ें के ऊपर अगर हम बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ पर आती है। बिल्कुल ये चेन रिएक्शन है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि गोली मार दो। अब ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने ओवैसी के लिए तो नहीं कहा था, पर लार्जर कंटेक्स्ट में उनका मतलब हो सकता था कि कम्युनिटी के लिए। अब वो ओवैसी अपने आप को लीडर कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी का। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे गोली मारो, मार दीजिए मुझे गोली, आप मारना चाहते हैं तो उसको हम हेट स्पीच के दायरे में नहीं ला सकते। इसको नहीं ला सकते हैं। पर सर सिर्फ एक चीज होता है ना कि गद्दार तो कई हिंदुस्तान में हिंदू भी हुए हैं। That's right. ये मामले आजकल भी जो कई सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनका विरोध करते हैं उनमें भी कई हिंदू हैं जिन पर ऐसे इल्जाम लगते हैं। तो क्या ये अजम्पशन लॉ में इसकी जगह है? ओवैसी ने ये अपने आप को कहा कि अनुराग ठाकुर ने शायद उनको गद्दार कहा। अब अनुराग ठाकुर तो कह सकते हैं मैंने तो इनको गद्दार कहा ही नहीं। हाँ। ये खुद ही कह रहे हैं कि मैं गद्दार हूं, अगर मैं गद्दार हूं तो मुझे गोली मार दो। हाँ। तो इसमें बिकॉज ही इज प्लेइंग टू द गैलरी, ये हेट का हिस्सा नहीं है। ये हेट नहीं। जी सर, देखिए, जो रिएक्शन में कहे हों या चाहे जिस रूप में कहे हों, इन दोनों की स्पीचेज में हेट स्पीच का नज़रिया है। जी चाहे वो अनुराग ठाकुर के खिलाफ हेट कर रहे हों, चाहे उन सब लोगों को जिनको अनुराग ठाकुर रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब के खिलाफ हेट्रेड की भावना आती है। वो ऐसा रिएक्शन नहीं कर रहे हो भले, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिएक्शन में कहेंगे तो एक्सेप्शन हो जाएगा। हेट इसमें है, घृणा की भावना पैदा कर रहे हैं। कैसा जो इस तरह गोली मारने की बात जो अनुराग ठाकुर बोले हैं, तो उसमें उसके रिएक्शन में वो जो कह रहे हैं कि इनको ये गलत है, हम यहीं रहेंगे, ये एक तरह को उभारने का है। हाँ। उकसाने का काम कर रहे हैं अपने लोगों को। तो इसमें हेट्रेड है, इसमें आपको हेट्रेड इसमें हमको नजर आ हेट्रेड रहा लग रहा है इसमें। जस्टिस गुप्ता, देखिए, मैंने पहले भी कहा था और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि जब तक परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस सब सामने ना हो कि किन सर्कमस्टांसेस में ये भाषण दिए गए, क्या जैसा कि मेरे ब्रदर ने कहा कि क्या ये एक रिएक्शन था या एक हेट्रेड पैदा करना था, ये केवल सर्कमस्टांसेस जो गैदर करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी, जब तक वो सामने ना आए तब तक ये कह देना कि ये इनके वर्ड से उकसाने वाली बात आई, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उकसाने वाली बात आई, या केवल रिएक्शन था, ये केवल उन सर्कमस्टांसेस के बगैर जाने अगर कोई ओपिनियन। कानून में क्या आप अज्यूम कर सकते हैं सर कि उन्होंने गद्दार मुस्लिम को कहा? क्या कानून इस चीज को अज्यूम कर सकती है? अजम्पशन की जगह है? नहीं, ये ऐसी नहीं बात, जी ये बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियस है। आफ्टर ऑल किसको गद्दार कह रहे हैं? माफ कीजिए, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे टाइप नारे लगाते हैं, ऐसा ये जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है। देखिए, और सर, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। नहीं, वो ठीक है, उसमें तो उन्हें सब है, उसमें सब है जी। वो भी है कि आया वो
अब आप एक दूसरे पे जगह पे जा रही हैं, टुकड़े टुकड़े पे, अगर वहाँ ले जाइए तो अगर आपके पास होगा वो वीडियो, अगर आप देखें तो वहाँ 3 यूं लगता है कि वो शख्स कश्मीरी थे जब ये टुकड़े टुकड़े का नारा लगा। माफ़ कीजिए, आज तक उन्हें आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया गया? आज तक उन्हें पकड़ा क्यों नहीं गया? एक आदमी को आप पकड़ रहे हैं और वो 3 जो जिनका बार बार फोटो आ रही है वीडियो में, उनके बारे में क्या कहना है? नहीं सर, ये तो फिर आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो जाती हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि क्या अजम्पशन की जगह है? नहीं, अजम्पशन जो है वो नहीं कह सकते आप, लेकिन ऑब्वियस है इसमें। आपके हिसाब से ऑब्वियस है? आप देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए कि उसके बाद मुसलमानों को मारा गया, उनके घर जलाए गए, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है और कुछ नहीं है। और जो जिन हिंदुओं को मारा गया वो भी हैं, वो भी ऑब्वियसली दे हैव आल्सो सफर्ड जी। लेकिन उस ये देखिए इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? आगजनी हुई, लोग मरे, चाहे वो हिंदू और मुसलमान दोनों मरे हैं, दोनों मरे हैं। लेकिन क्या वो उसका मतलब क्या था? वो ऑब्वियस है। अब ये हर एक चीज़ जो है जी, अब अगर लॉ की आप बात करें तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू शो कि ये गद्दार किसको कह रहे हैं। चलिए हम अपनी अगली स्पीच की तरफ चलते हैं, जो हेट की श्रेणी में आती है या नहीं आती है वो हमें देखना है। राहुल गांधी ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसे लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। जरा सुनते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे थे। बहुत समय हो गया, डरो मत, आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है। और जो आज डर है, डर का माहौल है, नफरत का माहौल है, इस माहौल को हिंदुस्तान की जनता, कांग्रेस पार्टी, हम सब मिलके मिटा डालेंगे। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जस्टिस गुप्ता, मैं अब आपसे इस बार शुरुआत करती हूं। देश के प्रधानमंत्री के लिए जो कहा उन्होंने, मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल जी, क्या ये उकसाने वाला या नफरत फैलाने वाला इस बयान को माना जा सकता है? देखिए, ये तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए तो नहीं कर सकते जी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर में भी मोदी जी हों, चाहे कल को राहुल गांधी हों, जो भी रहे, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की कोई गरिमा है एंड दैट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। इसमें तो बिल्कुल 100% हेट्रेड का भावना है। एक घड़ा फैला रहे हैं मोदी के खिलाफ और मोदी के समर्थकों के खिलाफ कि जो है 6 महीने के बाद डंडे मारे जाएंगे। इससे बड़ा हेट्रेड और क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से 100% हेट्रेड इसमें है। आपके हिसाब से क्लियर है? क्लियर है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हाईली ऑब्जेक्शनेबल स्पीच। किसी भी राजनीतिक नेता से ये तवक्को नहीं किया जा सकती कि वो इतने बिलो स्टैंडर्ड के ऊपर भी जा सकता है। किसी के लिए भी कहना कि 6 महीने के बाद उसको लोग डंडे मारेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तू कह के बोले, कुछ बोले, वो तो उनकी अपने हिसाब से लियाकत के ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं समझता हूँ कि इससे नीची स्पीच नहीं हो सकती। क्या ये इनके राइट टू डिसेंट का हिस्सा माना जा सकता है जो उनकी तरफ से कहा गया? ये इन्होंने राइट टू डिसेंट को भी एक्सीड किया है, क्योंकि डंडे मारेंगे जी, इसका मतलब है आह्वान कर रहे हैं युवकों को कि वो डंडे मार करके निकाल दिए जाए। तो ये बड़ा गरिमा के नीचे स्पीच है जी। बदजुबानी है। वो ये कुछ कहते हैं, वो फिर उन्हें पप्पू कहते हैं। हाँ। ये जो एक अंदाजे बयान चला है ना, ये गिरावट की निशानी है। बहुत गिरावट, ये गिरावट की निशानी है। पब्लिक लाइफ के अंदर ये अच्छी बात नहीं है।
एक तहजीब हमारी है, हमारा तहजीब व तमद्दुन है, हम उस तहजीब के जाविये में रहें, ये शोभा नहीं देता। पर अगर कोई ऐसा कहे कि मैंने तो सिर्फ एक मेटाफर के तौर पर ये प्रयोग किया नहीं, वो तो देखिए फिर वही बात है कि डंडे कर सकता मारना है तो मेटाफोर, नहीं, पर फिर एक भी आदमी जो लीडर है वो नहीं कर सकता। ज़बान ठीक नहीं है, अच्छा तर्ज बयान अच्छा होना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम ए लीडर। ये बाजारी ज़बान वही बात जो आपने एक मंत्री के तौर पर अगर शपथ लेते हुए कोई फिर क्या इस तरह का बयान, वही चीज है कि अगर कोई युवा जो जिस देश के एक मिसाल के तौर पर देखते हो तो ऐसी जुबान से बचना चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान नहीं आप चाहिए। कह सकते हो कि जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है वो गलत है, युवकों को बेरोजगार के ऊपर उनको देना चाहिए, पर 6 महीने के बाद युवक डंडा मार के निकाल देंगे और उसमें आप उसके अंदर लीड करेंगे, मुझे लगता है बहुत भड़काने वाली बात, जी बिल्कुल भड़काने और वाली। डेमोक्रेटिक परंपरा के भी खिलाफ है। अरे भाई आपका चुनाव हुआ है, अब 5 साल तक तो वेट करना ही पड़ेगा ना, तो आप 6 महीने में कैसे कर देंगे? चलिए एक और सांसद की बात हम सुनते हैं, एक और सांसद जिन्होंने दिल्ली चुनाव के समय बयान देते हुए मर्यादा का ध्यान रखा या नहीं रखा, परवेश वर्मा क्या कह रहे हैं सुनते हैं। दिल्ली की जनता जानती है, जो आग आज से कुछ साल पहले कश्मीर में लगी थी, वहां पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी, उसके बाद में वो आग यूपी में लगती रही, हैदराबाद में लगती रही, केरल में लगती रही, आज वो आग दिल्ली के कोने में लग गई है। वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी उनको मारेंगे। तो बयान का एक ऐसा हिस्सा था जो हम सार्वजनिक तौर पर हम उसे टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं, आपको सुना नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक डर पैदा करने के लिहाज से बोला गया था कि क्या हो सकता है आपके परिवार की महिलाओं के साथ। जस्टिस गुप्ता, क्या ये हेट स्पीच के लिए क्वालिफाई कर रहा है? अगर उसका तात्पर्य या उस संदर्भ में कहा गया है महिलाओं के बारे में, तो उन्होंने स्पष्ट यही कहा, तो हेट्रेड में आएगा। ये हेट्रेड में आएगा। क्या ये लोगों को उकसा रहा है कि आपके साथ ऐसा कर सकते हैं फलां लोग? उन्होंने पूरा साफ साफ समुदाय का नाम लेकर कहा है। हाँ, अगर ऐसा कहा है तो बिल्कुल हेट्रेड में आएगा। जस्टिस इसमें ऐसा है कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ है हिंदू महिलाओं के साथ, तो आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए उसको सोच समझ के अपना मतदान करिए। एक तरह की एक वार्निंग है, उनको समझाने की बात है कि आप अपना मताधिकार का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करिए, नहीं तो ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। हेट्रेड की बात इसमें नहीं आती। पर क्या ये उकसाने की बात नहीं है? नहीं, उकसाने की भी बात नहीं है, उकसाने की बात हम नहीं मानते इसको, क्योंकि एक उदाहरण दे रहे हैं कैसा वहाँ हुआ है, इसलिए इसको नजरअंदाज न करिए, इसको मद्देनजर रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग। पर वो एक धर्म को एड्रेस कर रहे हैं। नहीं, धर्म को नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए उन्होंने कहा है। ये नहीं कहा कि इस्लाम ने ऐसा कर दिया। उन्होंने अगर ये कहा कि इस्लाम को मानने वाले ऐसा कर रहे हैं, तब तो धर्म की बात हो जाती। अगर वो कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ऐसा किया वहाँ, या मुसलमानों ने किया, कम्युनिटी क्या मुसलमानों ने किया, ये तो एक बिरादरी का, एक कम्युनिटी के लिए कह दिया ना, कोई धर्म का नहीं। धर्म तो इस्लाम का है, मुसलमान इट्स नॉट ए धर्म। तो ये इसलिए मैं इसको उस कैटेगरी में नहीं लाता। जस्टिस देखिए, मेरे हिसाब से ये जो स्पीच थी वो इलेक्शन के दौरान थी, और इलेक्शन के दौरान उनकी ये जो स्पीच है वो इवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, उसको वायलेट करती है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि कश्मीर में एक कम्युनिटी ने ऐसा दूसरी कम्युनिटी के साथ किया। आप देख लीजिए, अगर आप इनको वोट करेंगे तो ये ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है। तो इट्स ए स्पीच विच टोटली कंट्रावीन्स द इलेक्टोरल लॉज ऑफ द कंट्री, and as a member of parliament it should not have been given. So I feel that this speech is asking votes that but one particular religion people, they have done that, so be aware and you vote for this. इसके खिलाफ वोट करो। जी, हमारे जो लोग हैं हिंदूज जो हैं वो
इस तरफ पार्टी को बोलते हैं। शर्मनाक स्पीच। कश्मीर से कनेक्ट करते हैं। ही इज कनेक्टिंग मुस्लिम कम्युनिटी विद दिस, दैट दे आर रेपिस्ट, दे विल एंटर योर होम्स, वो रेप करेंगे। इससे ज़्यादा और शर्मनाक क्या हो सकता है? और ये हेट स्पीच है, इससे ज़्यादा और क्या होगा? 100% हेट स्पीच है। इसे कंप्लीटली आप एब्सोल्युटली कोई दो राय नहीं इसमें। चलिए, ये सारी चीजें एक तरफ हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों का घालमेल भी नहीं करते हैं। उनमें से एक वारिस पठान की बात क्या हुई, उन पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन कहा क्या था जिस पर वो प्रतिक्रियाएं आई, वो सुनिए। हमारी जबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, याद रखना मेरी इस बात को। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। जस्टिस गुप्ता, आप सारे मामलों में एक कॉन्टेक्स्ट मांगते हैं, क्या इस बयान को कॉन्टेक्स्ट की जरूरत है? नहीं। ये बयान सीधे हेट स्पीच की श्रेणी में आ रहा है। वैसे एक और चीज जहन में आती है लोगों के कि जब ये आजादी का जिक्र किया जाता है ऐसे बातों में या नारों में जो आप लोगों के सामने कई दफा लाए जाते होंगे, उस आजादी को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? आजाद तो हम हैं ऑलरेडी। हाँ, हमको और आजादी कहाँ चाहिए? पत्थर मारने की आजादी चाहिए ना। मतलब आजादी मतलब किस सेंस में कह रहे हैं? हम लोगों ने ब्रिटिश पीरियड से हमने आज़ादी पाई, ब्रिटिशर से हमने आज़ादी पाई। अब और कौन सी आज़ादी हम चाहते हैं जी, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं? आर्थिक आज़ादी। तो उस चीज़ को तो क्लेरिफाई करना है ना, किस चीज़ की आज़ादी चाहिए उन्होंने। हम आज़ादी चाहते हैं, लेकिन वो 100 करोड़ 15 करोड़ ये करके उन्होंने साफ कर दिया है कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं, मेरे समझ से हेट स्पीच भी आती है। हाँ। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो एक सेंटेंस में उनकी भावनाओं को उभार रहे हैं, जिसमें हेट्रेड पैदा हुई कि नहीं हुई। अब भावनात्मक को हमेशा हिंसात्मक होती है। भावना उभरने का काम जो होता है, जब भावनाएं उभर गई, संवेदनशीलता दूसरी बात है, संवेदनशील आप रहिए तो ठीक है, लेकिन अगर भावना उभार करके ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो हेट स्पीच की कैटेगरी में आना। हम लोग आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। हाँ। चाहे किसी कम्युनिटी को हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन्स हो, हम लोग ईसाई हों, सब लोग हम मिलजुल के रहना चाहते हैं। उस पर ये जवाब देना कि साहब हम थोड़े हैं पर हम आप पर बहुत हावी हो जाएंगे। सामाजिक समरसता बिगड़ती है। मेरे ख्याल में जो अभी तक क्लिपिंग दिखाई है सबसे बड़ी हेट स्पीच ये है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि अब वो सेडिशन की बात आती है। ये शख्स मैं नहीं जानता कौन थे। ये AIMIM के प्रवक्ता हैं और एक ऐसी पार्टी जो चुनाव अब लगभग देश के हर कोने में लड़ती है। ये विधायक भी हैं और बड़ी खतरनाक बात है। पूर्व विधायक हैं और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है दरअसल उसके प्रवक्ता हैं। अगर ये आज़ादी चाहते हैं तो ये कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर भारत में ऐसा आदमी MLA है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्ट होकर के आया है और वो ऐसी भाषा बोल रहा है तो ये तो बिल्कुल ही कंडेमनेबल ही नहीं है। बट ही हैज़ प्रीच्ड द लॉ। ये जो आज़ादी कह रहे हैं, अगर आप फिर क्लिप चलाइए तो देखिए, वो आज़ादी है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू फाइट फॉर योर राइट्स, टू स्टैंड फॉर योर राइट्स। ये वो आज़ादी है जो नारे लग रहे हैं आज़ादी आज़ादी। वो आज़ादी मुल्क से अलग मुल्क नहीं मांग रहे, वो आज़ादी कह रहे हैं टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। पर वो तो आज़ादी है ना सर सबके पास। कहाँ हो रही है? ये उनका बयान है कि हमें नहीं मिल रही। आप कह दो कि है आज़ादी। अगर वो ये फील करते वो तो इसके खिलाफ बोल कर भी देखिए ना, आज़ादी तो है, कोई एक केस तक नहीं करता है। माफ कीजिए, एक चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है
अगर आप आज़ादी का नारा लगाएंगे तो ये सेडिशन है। ये आज़ादी कौन सी मार के मुल्क थोड़ी बांट रहे हैं वो आज़ादी है टू एक्सप्रेस देयर राइट्स। इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर ये स्पीच देखी जाए, पर वो 100 करोड़ 15 करोड़ की बात, वो थ्रेट है, वो टू दैट एक्सटेंट इट इज रॉन्ग। टू दैट मैं आज़ादी की बात कर रहा हूँ जी, वो थ्रेट है, वो गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो भी एक्साइटमेंट है। पर आपके हिसाब से आज़ादी का कॉन्टेक्स्ट अलग है तो वो सही है? आज़ादी उनका मतलब सिर्फ ये है टू एक्सप्रेस योर व्यूज, जैसे हम एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक व्यू लिया, इन्होंने एक व्यू लिया, मैं एक व्यू ले रहे हैं, ये हमारी आज़ादी है। वो आज़ादी मांग रहे हैं। ये नहीं है कि आप एक बात है तो आप चैनल बंद कर दो, माफ कीजिएगा, वो आज़ादी नहीं है। नहीं तो सर कंप्लीटली हम कह सकते हैं, क्या हम अज्यूम कर सकते हैं ये वो आज़ादी नहीं है जिसकी बात कर रहे हैं? क्या देश में आज़ादी नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने की? देखिए, आज़ादी का कई कंसेप्ट है ना कि आज़ादी, एक तो पॉलिटिकल आज़ादी आपको मिल गई है, अब कहेंगे साहब इसमें और भी तरह की आज़ादियाँ हैं वो नहीं मिली हैं। जैसे आर्थिक रूप से हम एकदम से आज़ाद हो जाएं, अभी वो नहीं है। ये पता नहीं किस सेंस में कहे हैं, लेकिन इनके स्पीच में हेट भड़काने वाली बात है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे वो बात है। बाकी और सब चीज़ का क्या असर है ये हम नहीं कह सकते। मैं जस्टिस सिंह से एग्री करूँगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अधिकारों की, उसने कहीं अधिकार का जिक्र कहीं नहीं किया अपनी स्पीच में। हम एक और बात सुना देते हैं। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यूपीए सरकार के समय थी, उसमें उसका हिस्सा थे हर्ष मंदिर। अभी ये सारी हेट स्पीच को लेकर दरवाजा खटखटाते हुए पहुंचे वो भी अदालत, एक्स आईएएस हैं, उन्होंने जो कहा है सार्वजनिक तौर पर वो सुनते हैं जरा। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं, ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट में या संसद में फैसला नहीं होगा, सड़कों पर होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हम फिर भी जाएंगे वहां पर, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। हाँ। आई थिंक अभी ये एक्सप्रेस अवर कमेंट, ये नहीं, ये I'll be an exception जी, I'll express। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। हाँ। दे आर ऑल्सो बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एक अर्जेंट मैटर है, फॉर एग्जाम्पल हेबियस कॉर्पस की पिटीशन है, हाँ। और आप उसे 6 महीने ना सुनाएं, तो सिटीजन क्या कहेगा? हैज ही नो राइट टू क्रिटिसाइज द कोर्ट्स? अगर एक अर्जेंट मैटर है, जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है, हाँ। FIR मस्ट बी रजिस्टर्ड प्रॉम्प्टली, और वो नहीं करते, और आप कोर्ट में जाते हैं और आप 10 दिन की तारीख दे देते हैं, तो क्या सिटीजन का राइट नहीं है कि वो ये कहे कि जो कुछ हो रहा है ये गलत है? पर ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, देखिए मेरी संसद में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बल्कि सड़क पर। देखिए, बात सुनिए, वो टू दैट एक्सटेंट आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन, क्योंकि वो सब जुडिस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं वो। देखिए, कह रहे हैं आप, यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट्स, हाँ, कि ये गलत है। एडीएम जबलपुर आज तक सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है हमसे गलती हो गई। हाँ। आप ये इमेजिन कीजिए कि वो ब्लॉट है हमारे इट्स ए वेरी अगली पीपल ऑन द फेस ऑफ इंडियन जुडिशरी। हमने की है गलतियां, हम कर रहे हैं। पूरे सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करना नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट वाज रॉन्ग इन एडीएम जबलपुर। एक मामला
ये इंस्टीट्यूशन को कह रहे हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इज एक्सट्रीमली जी, रिस्पेक्टेबल, वी हैव टू रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन, लेकिन वी कैन ऑलवेज क्रिटिसाइज द जजमेंट्स, वी कैन। अब आप देखिए, फिर वो तो ये होगा कि आप ये कह रहे हैं कि साहब हैबियस कॉर्पस की नहीं, हम नहीं सुनते, तो क्या करें सिटीजन, आप बताइए मुझे। सर, आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से अगर आप बताना चाहें, इस पर बोलना चाहें जी। मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूँ। हाँ। ये बात नहीं है कि अगर कोर्ट ने कोई बात नहीं मानी या नहीं सुन पा रही तो लोग सड़क पर उतरे आए। आखिर जुडिशरी जो है इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मेन पिलर है जुडिशरी। उसको क्रिटिसाइज करना इस वजह से, जैसा आपने कहा कि अगर वो नहीं मानते तो सड़कों पर उतरे आओ, ये राइट नहीं है किसी सिटीजन का। देखिए, इसमें दो चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को आप क्रिटिसाइज करिए कि सही है, गलत है, ये एंगल से नहीं देखा गया, ये तो बात परमिसिबल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये कहना कि सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं कर रहा है, सड़क पर उतर आओ, इसके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हेट्रेड की बात पैदा करता है। लोगों के दिमाग में सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिष्ठा, जो इज्जत है, उस इज्जत पर धक्का मार रहे हैं, तो उस कैटेगरी में आता है। नहीं, चूंकि कॉन्टेक्स्ट की बात सर पहले भी कर रहे थे, तो कॉन्टेक्स्ट तो इसमें सीधे तौर पर उन्होंने 3 फैसलों का जिक्र किया है। तो अगर फैसला पसंद ना आए, ऐसा नहीं है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है इसलिए क्रिटिसिज्म है, बल्कि 3 फैसलों की का जिक्र। उस फैसलों को कहें तो बात दूसरी है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारा रक्षा नहीं कर रहा है, और संसद भी नहीं कर रहा है। संसद को तो कोई कंटेम्प्ट नहीं होता, और कानून बनवाइए आप, उनको बेदखल कर दीजिए अगले इलेक्शन में। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का कहना कि सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा नहीं कर रहा, इसके माने सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों की जो आस्था है वो आस्था गिरेगी। दरअसल बहुत जरूरी होता है कि आप अपने मन में भी कोई फैसला लेते हैं, किसी भी चीज को सुनकर आपके मन में असमंजस हो तो हमेशा तर्क संगत होना चाहिए, तर्क के साथ, शोर के साथ नहीं, तर्क के साथ। वही करने की कोशिश हमने यहां पर की थी। इन सारे बयानों को सुनकर आपने सबकी राय यहां पर सुनी है, और इसके साथ आप भी अपनी राय बना सकते हैं, क्योंकि किसी के सिर्फ उकसावे में आ जाना सही नहीं है। आप इन्फॉर्म्ड रहिए, यानी जानकारी रखिए, और उस हिसाब से आगे आपको कदम उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस पूरी चर्चा में और हम सबको बताने का कि आपकी राय क्या है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।